हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देखेंगे मार्च महीने का। इसके पहले जनवरी और फरवरी महीने के करंट अफेयर्स पर क्लास आ चुकी है, इसी चैनल पर पढ़िए। जो लोग भी नए हैं वो जाके देख सकते हैं। देखो, ये करंट अफेयर्स हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे बीपीओ हो, चाहे एजीटीए हो, जो भी एग्जाम आप दोगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। करंट अफेयर्स की क्लासेज अब रेगुलर बेसिस पर आएंगी, मींस पर डे, कभी कभार पर डे भी आएंगी और कभी कभार अल्टरनेट डे पर आएंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा गैप नहीं होगा। अगर अल्टरनेट डे पर आएंगी तो उसके बीच में क्या होगा कि यूपी की जो स्कीम्स हैं उस पर एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्लासेज आएंगी। ठीक है, तो डेली क्लास आने वाली है। एक दिन अगर करंट अफेयर्स आएगी तो अगले दिन यूपी की स्कीम पर क्लास आएगी। इस तरीके से कुछ दिनों तक रेगुलर क्लासेज आपकी आएंगी। जो लोग भी कोई और एग्जाम भी दे रहे हैं उनके लिए भी उत्तर प्रदेश की स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्कीम्स पर क्लासेज आपकी पहले आ चुकी हैं, लेकिन वो थ्योरी फॉर्मेट में थी। अब जो क्लासेज आएंगी वो एमसीक्यूज फॉर्मेट में आएंगी। तो उत्तर प्रदेश की स्कीम आपकी हर तरीके से ऐसे कंप्लीट हो जाएंगी कि फिर वहां से क्वेश्चन कोई गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं, चाहे वो बीपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की, सबकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे बनी हुई है। सारी क्लासेज पड़ी हुई हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। चलिए तो हम करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला क्या है, उत्तर प्रदेश तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र खोलने वाला या रखने वाला पहला राज्य बना। ठीक, क्या है इसका मतलब? फायर स्टेशन, अग्निशमन केंद्र मतलब फायर स्टेशन। ठीक, आग वगैरह और आपदा के समय में भी काम आता है। फायर गार्ड होते हैं उनका काम केवल और केवल ये नहीं होता है कि आपको आग लगी हो तभी वो जाएंगे। कोई आपदा भी आ गई तब भी ये लोग पहुंचते हैं और हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पर, यानी कि तहसील स्तर पर, ब्लॉक नहीं तहसील स्तर पर उत्तर प्रदेश में हर तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र होगा और ऐसा उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितना, 288 फायर स्टेशन थे। पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक फायर स्टेशन नए जोड़े गए। मीन्स ये अभी बनने वाला है, बना नहीं है। ये घोषणा हो गई कि हर उस पर तहसील स्तर पर एक फायर स्टेशन खोली जाएगी। अगला चलते हैं, ये एक योजना है। योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो नई योजना होगी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान या योजना। ठीक है, ये है आपकी योजना का नाम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। इसमें क्या किया जाता है, युवा की बात हो रही है तो युवाओं को उद्यमी बनाया जाएगा। उद्यमी कैसे बनाया जाएगा? या तो आपको एंटरप्रेन्योर बनने की कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग के लिए आपको स्किल, कोई ना कोई आपके अंदर स्किल डेवलप की जाएगी। जब स्किल वो डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद क्या किया जाएगा, लोन दिया जाएगा कि अपना जो भी स्किल, आपने सपोज करो किसी ने फर्नीचर बनाना सीखा है तो उसको फिर लोन दिया जाएगा कि अपनी फर्नीचर की शॉप खोल लो। और कोई आपको टाटा बिरला तो बना नहीं देगा, है ना, छोटा सा ही कोई ना कोई हेल्प करेगा गवर्नमेंट कि आपने काम कुछ सीखा और इसके बाद अपना उसकी शॉप खोल लो। यही काम यहाँ कराया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक की आप लोन ले सकते हो गवर्नमेंट से। सीधी बात यह है, कौन से लोग लोन ले सकते हैं? वही लोग जिन्हें सरकार ने किसी न किसी माध्यम से, या तो वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से या अन्य जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, हथकरघा विभाग के लिए चल रहे हैं, है ना, टूल किट वाले प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसने भी ट्रेनिंग ली होगी वहां से प्रमाण पत्र मिला होगा, वो व्यक्ति जाके 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है, अपनी शॉप खोल सकता है। इस लोन पर ब्याज वगैरह में छूट मिल जाएगी और सारी चीजें मिल जाएंगी। ये काम हो रहा है। इनका लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को ऋण देना है। आगे चलते हैं। इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना, 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब सरकार सीरियस है और सीरियसली क्या कर रही है, पैसा दे रही है। जो लाभार्थी सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण, ठीक है, ओडीओपी है, इसके तहत प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये योजना तो एक प्रकार की अम्ब्रेला योजना बन गई है। बहुत सारी इसके नीचे योजनाएं चल रही हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, ब्रांड बनाया जा रहा है इसको, और केंद्र सरकार ने भी इस योजना को अपना लिया है। इसी के तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना आई है।
अब चल रहा है एक जिला और एक इनक्यूबेटर योजना। इनक्यूबेटर को क्या होते हैं कि जो स्टार्टअप वगैरह होते हैं ना, तो स्टार्टअप शुरू करने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं। सारा आपको नियम कायदे कानून बताते हैं, सारी टेक्नोलॉजी बताते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, प्लस सारी परमिशन कहाँ से क्या मिलेगी, ये पूरा इनक्यूबेटर का काम होता है। तो इसकी ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, एक जिला में एक इनक्यूबेटर हो। तो ये चल रहा है, ये एक जिला एक उत्पाद योजना एक प्रकार से ब्रांड बन गई। तो इसके तहत अगर किसी ने प्रशिक्षण लिया हो, टूल किट योजना का नाम सुना होगा, इसके तहत प्रशिक्षण लिया हो, या अन्य प्रशिक्षण योजनाएं हों, इनके तहत जिस व्यक्ति ने प्रशिक्षण लिया होगा उन व्यक्तियों को सरकार क्या करेगी, लोन देगी और बोलेगी कि आप अपना खुद का रोजगार करो और उद्यमी बन जाओ। ठीक है, ये पूरा है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पुरानी योजना है, सब लोगों ने देखा होगा। विश्वकर्मा क्या है, मीन्स ये मेनली जो हथकरघा वाले लोग हैं, लघु उद्योग, लघु से भी नीचे चले जाओ, कुटीर उद्योग तथा सूक्ष्म उद्योग वाले लोग हैं, जो अपना खुद से कुछ ना कुछ, जिसके पास कला है उससे वो काम करते हैं, उन लोगों के लिए। तो यह योजना पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई है। पूर्णतया भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो सबसे बड़ी चीज है ये 100% फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम, इसके लिए नोडल मंत्रालय, ये नोडल मंत्रालय, और मैंने इसमें होता क्या है, स्किल वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है लोगों को, स्किल प्रोवाइड कराई जाती है, उनका जो पारंपरिक उद्योग धंधे होते हैं वो, इसके बाद वो जाके उसमें रोजगार कर सकें। आगे चल के लोन वगैरह में रियायत वगैरह दी जाती है, ये सारी चीजें। फिर अगले उस पर चलते हैं। ओखला पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। विश्व, आप लोगों को, चलिए ये तो यहाँ लिखा ही है, विश्व वन्यजीव दिवस तो लिखा है, दिवस में डेट समेत आजकल बहुत सारी चीजें पूछ रही, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसी से ही रिलेटेड है वेटलैंड दिवस, ये कब मनाया जाता है। ये दो दिवस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने हैं, और जो भी चीज बताया करो वो अपने नॉलेज बेस पर बताया करो, ये नहीं गूगल करके बता दिया। तो ये ओखला पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ, गौतम बुद्ध नगर जिले में, नोएडा में है ये मेनली। यहाँ पर मनाया गया 3 मार्च को ये मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 की थीम क्या थी, व्यक्तियों और पृथ्वी को जोड़ना है। क्यों जोड़ने की बात हो रही, ये थीम देखना हमेशा ना, जो प्रेजेंट में चल रहा हो सिस्टम पूरे वर्ल्ड में, उस हिसाब से थीमें डिजाइन होती हैं। जब कोरोना था, ठीक है, तो आपने देखा होगा री एनर्जाइजिंग करके, री स्टेबलाइजिंग करके, इस तरीके से कोरोना के बाद आ रहा था कि हम फिर से सारी चीजें रीगेन करें। कोरोना चला गया, इस टाइम दुनिया में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, यूक्रेन रूस, है ना। तो ये सब युद्ध चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहे हैं, इजराइल और बाकी लोगों में। तो अब जितनी भी थीम आ रही वो इसी के आसपास ही होती हैं। जोड़ने के बाद शांति के बारे में बात करेंगे, तो ये है व्यक्तियों और पृथ्वी को जोड़ना। आगे चलते हैं। हरित हाइड्रोजन नीति उत्तर प्रदेश 2024, ये बात ध्यान रखना, जितनी भी नीतियां हैं उत्तर प्रदेश की 2024 में बहुत सारी नीतियां जारी की गई, जैसे 2017 में बहुत सारी जारी की गई थी, फिर 2022 में जारी की गई थी। अब 2024 में हाइड्रोजन नीति आ गई आपकी, सेमीकंडक्टर नीति आ गई, पर्यटन नीति भी देख लेना, चेक कर लेना एक बार। तो बहुत सारी नीतियां आपकी जारी की गई हैं 2024 में। जो लोग भी मेंस देने वाले हैं यूपीपीसीएस का, उनके लिए तो कोई भी नीति नहीं छोड़नी है आपको। नीतियां भी आपको क्या करनी है, कोई नीति है, इसके बाद उसके सारे प्रावधान आपको याद होने चाहिए, फिर आपको खुद से उसके फायदे, चुनौतियां और आगे क्या किया जा सकता है, ये उसी में से ही आपको निकालना है। कुछ डेटा हो तो और डेटा भी डाल के हर नीति पे कर लेना। ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्योंकि पेपर 5 और 6 टोटल 40 क्वेश्चन बनाने हैं, तो कहाँ से बनेंगे, करंट से ही बनेंगे यूपी। तो इस नीति का लक्ष्य क्या है, 2028 तक अगले 4 वर्षों के भीतर सालाना 10 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। अब देखो यूपी में अधिकतर योजनाएं जो शुरू करते हैं, जो लक्ष्य रखे जाते हैं ना, वो केंद्र को देख के रखे जाते हैं। केंद्र हाइड्रोजन नीति लेके आया था 2022 के आसपास, ठीक है। इसने क्या किया था हाइड्रोजन नीति में, कि इसने बोला था 5 मिलियन मेट्रिक टन
ठीक है, हम क्या करेंगे, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। मैं अभी समझाऊंगा हरित हाइड्रोजन क्या होती है और क्या उत्पादन में क्या क्या लगता है। तो 5 मिलियन मतलब 50 लाख की बात की थी केंद्र ने। यूपी ने बोला हम देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, 1516 है, तो क्यों ना हम इनका 15 वाला बोझ उठाएं। तो इन्होंने बोला 10 लाख यानी 1 मिलियन मीट्रिक टन की उत्पादन यूपी करेगा। पहली बात, यूपी ने सौर ऊर्जा के बारे में भी अगर आप लोगों को ना पता हो, सौर ऊर्जा उत्पादन का भी लक्ष्य यूपी ने रखा हुआ है अगले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट का। ठीक है, तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है इनको 2028 तक, यानी 24 चल रहा है, 24 से अब तो 25 आ गया, 4 वर्षों के भीतर। हरित हाइड्रोजन होती क्या है, हरित हाइड्रोजन वो होती है, देखो हाइड्रोजन उत्पादन में सबसे ज्यादा खर्च होती है बिजली। बिजली खर्च होगी तो जब आप बिजली खर्च कर रहे हो, बिजली एक प्रकार से क्या है, आपका ईंधन है, हर चीज चला सकते हो बिजली से आप। ठीक है, ईंधन खर्च करके एक और ईंधन बना रहे हो, ये कहाँ से आपकी बुद्धिमत्ता वाली बात हो गई। बट हो जाती, होता क्या है ना, जो बिजली है, बिजली में जो ईंधन खपत होता है उसका ऊष्मीमान कम होता है। तो उस इसका ऊष्मीमान सपोज करो 50 है, तो उससे जो हाइड्रोजन बनेगी वो 150 ऊष्मीमान बराबर होगी। तो एक ईंधन से आपने दूसरा ईंधन तो बना लिया, लेकिन इस ईंधन का ऊष्मीमान 3 गुना है। प्लस ये वाला जो ईंधन है ना, ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता, इसलिए इंपॉर्टेंट है हरित हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में H2 क्या होता है, H2 मिलेगा किससे, O2 से, और H2O बना देगा। तो इसमें जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है ईंधन जलने के बाद, वो होता है जल वाष्प। ठीक है, तो इससे पॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो बिजली चाहिए उससे तो पॉल्यूशन होता है। उसी आधार पे जो बिजली यूज होती है, इसको ग्रीन, ग्रे, ब्राउन, ब्लू, ये सब हाइड्रोजन का नाम दिया गया। तो हरित हाइड्रोजन में क्या होगा कि इस हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो बिजली यूज होगी, वो बिजली किससे बनेगी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से। तो इसको बनाने के लिए जो बिजली यूज हो रही है, वो बिजली भी क्या है, कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाती है बनने के समय, इसलिए इसको हरित हाइड्रोजन बोलते हैं। ब्राउन हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, इसका उत्पादन कोयला का प्रयोग करके किया जाता है। अगर कोयला का प्रयोग करके हाइड्रोजन बनाई जाए तो उसे बोला जाता है ब्राउन हाइड्रोजन। होती सेम ही है, ये हाइड्रोजन भी सेम होगी, वो भी सेम होगी, नाम अलग अलग है क्योंकि उसको बनाने में अगर पॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, इस आधार पर नाम रखा गया। ग्रे हाइड्रोजन क्या है, इसका उत्पादन प्राकृतिक गैस का उपयोग करके किया जाता है। इससे उत्सर्जित प्रदूषकों को वायुमंडल में निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का उपयोग तो किया, लेकिन प्राकृतिक गैस से भी कुछ ना कुछ प्रदूषक वायुमंडल में जाते हैं, तो उसको रोकते नहीं, जाने देते हैं तो ग्रे हो गया, अगर रोक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लू। इसका उत्पादन प्राकृतिक गैस का प्रयोग करके किया जाता है, परंतु इससे उत्सर्जित प्रदूषकों को वायुमंडल में निष्कासित नहीं किया जाता है, इसलिए क्या है, ब्लू हाइड्रोजन। और क्या करते हैं इस प्रदूषकों को, आपको पता है कार्बन कैप्चर टेक्निक होती है। कार्बन को क्या करते हैं, जो भी CO2 होती है उसको बड़ी सी चट्टान के नीचे, चट्टान, और सपोज करो हम कोयले की खदान वो कर रहे हैं, तो कोयला खोदते हैं तो इधर तो मुंह तो बड़ा सकरा होता है, अंदर खोदते हुए विशाल खदान हो जाती है। तो इसी खदान को लास्ट में जब पूरा कोयला निकल आता है बाहर, इसी खदान में हम क्या करते हैं, CO2 भर के इसको पैक कर देते हैं, बाहर आ ही नहीं पाती। ये होती है कार्बन कैप्चर टेक्निक। या कार्बन कैप्चर की दूसरा, कार्बन को और कैप्चर करना है तो आप पेड़ों के माध्यम से, पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, तो वृक्षों में कार्बन चला जाता है, इसका उपयोग करके इन्हें एकत्रित किया जाता है। आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट प्रवीण, इसके तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, और इसके तहत यूपी में 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट प्रवीण याद रखना, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, और इसके तहत 61,000 से अधिक बच्चों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यह परियोजना राज्य के कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए है, मीन्स स्कूल के जो स्कूलिंग होती है उनकी 9 से 12 के बीच में, उसी के बीच में ही या उसी के दौरान ही ये दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना। अगला उसमें, जैसा आप लोग जान ही रहे हो, नाम बदले जा रहे हैं यूपी में, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अमेठी जिला के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले। ठीक है, अब चूंकि रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने हैं तो इसके लिए क्या होगा, गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो किसी शहर, कस्बे या रेलवे स्टेशन के नाम में बदलाव के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। सभी रेलवे स्टेशन जिनके नाम बदले गए, ये अमेठी जिला के थे।
इनमें से एक दो के नाम बताए दे रहे हैं आपको। जब गृह मंत्रालय से एनओसी मिल गई, इसके बाद राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करके गजट में और इनका नाम बदल दिया गया। जैसे कासिमपुर हॉल्ट का नाम जॉयस सिटी कर दिया गया। जॉयस नाम के एक अलग से हॉल्ट था, स्टेशन था, उसका नाम गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया। आगे चलते हैं। सूखे की निगरानी हेतु वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन तो है, लेकिन किस चीज की निगरानी करेगा? सूखे की, कि कहाँ सूखा पड़ने की संभावना है, कहाँ पड़ रहा है, क्या स्थिति है और किस लेवल का सूखा पड़ा। क्योंकि इसके लिए सबसे फेमस जगह यूपी में है बुंदेलखंड का रीजन, सूखा बहुत पड़ता है यहाँ पर, तो इसको तो शामिल करेंगे ही करेंगे। 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड के 7 जिलों की सभी तहसीलों को शामिल कर लिया गया। इनको मिला के 100, टोटल कितनी, 100 सूखाग्रस्त तहसीलें। इन 100 में बुंदेलखंड वाली सारी तहसीलें आ रही प्लस अदर, मिला के टोटल 100। इसमें सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन TWS स्थापित किए जाएंगे। इतनी ही न्यूज। ऑपरेशन त्रिनेत्र, तीसरे नेत्र की बात हो रही है, लेकिन तीसरा नेत्र लोग कैमरा को मान लेते हैं, ये कैमरे वाली बात नहीं है, ठीक है। यूपी पुलिस से संबंधित है। आगे बताते हैं क्या है। यूपी पुलिस ने अपराध की रोकथाम और जांच के लिए त्रिनेत्र एप्लीकेशन 2.0 को बनाया। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या होगा? पहली बात तो इसका उपयोग कौन करेगा, चूंकि इसमें सारी जानकारी होती है। कोई अपराधी है जिसने एक बार भी अपराध किया है, तो उसका पूरा डेटा ले लिया जाता है, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, उसका नाम पता, कहाँ का है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें, सारे सैंपल उसके होते हैं किसके पास? थाने में, यानी कि गवर्नमेंट के पास, ठीक। प्लस उसकी जितनी भी एफआईआर हुई, तो आजकल एफआईआर क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई, तो उसका पूरा डेटा इकट्ठा होता है। ये डेटा ही ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत इस एप्लीकेशन में रहेगा, ठीक है, त्रिनेत्र ऐप में। अब चूंकि ये खुफिया डेटा है, व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी होती है, एक प्राइवेसी होती है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति तक उसकी प्राइवेसी या प्राइवेट जानकारी नहीं जा सकती। आप लोगों को याद हो कि एक बार यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो भी दंगा, कहीं पे दंगा हुआ था, सबकी फोटो लगवा दी थी, तो कोर्ट ने फिर वो हटवाई थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चूंकि ये सारी प्राइवेट जानकारी है, तो इसका उपयोग कौन करेगा? इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के पुलिसकर्मी। ऐसा नहीं है कि कोई भी सिपाही दरोगा करने लगा, या तो इंस्पेक्टर हो या उससे ऊपर की रैंक के पुलिसकर्मी हो, वही केवल इसका उपयोग करेंगे। इसमें क्या होगा? अपराध का इतिहास, एफआईआर विवरण, पूछताछ रिपोर्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीर, पुरस्कार विवरण, कारावास विवरण, जब्ती रिकॉर्ड, ये सारी चीजें होंगी उस व्यक्ति के बारे में। तो इससे क्या होगा? आसान होगा ट्रेस करना। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं राजकुमार विश्वकर्मा जी। पहले ये पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही 10 अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तो यूपी में जो आपका राज्य सूचना आयोग है, उसमें 1+10 है, 10 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है। अगला करंट है उत्तर प्रदेश माटी कला पुरस्कार। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा ये दिया जाता है। किसको मिला है? कृष्ण कुमार प्रजापति, गोरखपुर के रहने वाले हैं, टेराकोटा के लिए। टेराकोटा के लिए गोरखपुर फेमस भी है। टेराकोटा क्या होता है कि जब कोई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी बोलते हैं, पकी हुई मिट्टी से बनी हुई चीजें। धर्मू को मिला है, सोनभद्र के हैं, मधुबान तथा नक्काशीदार फूलदान के। पुष्पा प्रजापति को भी मिला है, ये आजमगढ़ की। ये बीपीओ बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिले, ठीक है, तैयारी एक नए लेवल तक पहुंचे, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको पंचायती राज की, सिंगल पीडीएफ कंप्यूटर की मिल जाएगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट 15+12 एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से प्रत्येक में 150 से 200 क्वेश्चन है। तो हर टॉपिक पर जब इतने क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसके वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल की क्लासेज मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, टास्क मिल जाएंगे, 5 फुल टेस्ट मिल जाएंगे आपको। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आप लोगों की क्वेरीज भी दूर होती रहेगी। फीस 299 है। ये प्रोसेस है, इस नंबर पर फी पे करनी है और इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सेम इसी तरह जूनियर असिस्टेंट का बैच भी चल रहा है और फॉरेस्ट गार्ड का। इसके लिए आपको करना क्या है? जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर।
लोगो देख लेना, लोगो आ जाएगा, एक ही है, जीएस एवोल्यूशन नाम से प्ले स्टोर पर ऐप, उसको डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, बैच देख सकते हो, जो भी बैच आपको लेना है। स्टोर में जाओगे तो बैच मिल जाएगा, वहीं से परचेज करके वहीं से ओपन हो जाएगा और आपकी पढ़ाई आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिए गए पुरस्कार 2022 के हैं। विश्व भारती पुरस्कार किसे मिला है? प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी, जबलपुर मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, ये पुरस्कार पूछे जाते हैं। चूंकि इस बार यूपी पीसीएस में तो यूपी स्पेशल का ना स्टैटिक पूछा गया ना करंट ज्यादा पूछा गया, पूछा ही नहीं गया। एक प्रकार से एक दो क्वेश्चन आए थे यूपी के, ठीक है, वो भी ऐसे आए थे कि नॉर्मल आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। दूसरा महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ये किसे मिला है? देवी सहाय पांडे, अयोध्या की हैं, ये पुरुष हैं, अयोध्या के हैं, देवी सहाय पांडे, इनको मिला। तीसरा है महर्षि व्यास पुरस्कार, इसे किसे मिला है? प्रोफेसर आनंदजे शास्त्री, वाराणसी को। अगले उस पे चलते हैं। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी रैंकिंग में वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को भारत में तीसरा स्थान मिला। आपको इस एयरपोर्ट के ना नाम बताने हैं, जैसे चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में है ना, ऐसे ही इस एयरपोर्ट का नाम बताना है कि इसको क्या बोला जाता था। अभी नए नाम अलग रख दिए गए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर, लेकिन पुराना कुछ नाम है उसमें मैचिंग में आ जाता है, तो आपको कमेंट में बताना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर हवाई अड्डे को दूसरा तथा बरेली हवाई अड्डे को 8वां स्थान मिला है, और इसको वाराणसी को तीसरा स्थान किसमें मिला है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी रैंकिंग में, मतलब ओवरऑल देश में तीसरा। आगे चलते हैं। आगरा मेट्रो सेवा प्रारंभ होने के पश्चात उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां सबसे अधिक शहरों में मेट्रो की सुविधा है। तो यूपी में अब एक चीज तो देखने को मिल रहा है, आप लोग अगर देखोगे, लेटेस्ट करंट बताता हूँ, 2021-22 में यूपी की जीडीपी जो थी वो आपकी थी 16 पॉइंट समथिंग लाख करोड़, और 2023-24 में ये हो गई आपकी 25 लाख करोड़ के आसपास। ये डेटा है, ये बहुत ज़्यादा इसमें झोल नहीं होता है कि आपको लगता हो कि नहीं झोल हो जाता है, ऐसा है दिखाना है। बहुत अंतर है 2 साल के अंदर ही अंदर। एक दूसरी चीज अगर आप लोग देख रहे होगे, हवाई अड्डा, सर्वाधिक हवाई अड्डा, एक टाइम पे मैं जब गुजरात में था अहमदाबाद में, तो वहां से जाता था तो मैं देखता था गुजरात के जो छोटे छोटे जगह, कच्छ वगैरह है ना, कच्छ में आपको मिल जाएगा, राजकोट में मिल जाएगा, गुजरात के कई शहरों में आपको हवाई अड्डे मिल जाएंगे, जामनगर में मिल जाएगा, सूरत अहमदाबाद इन सब जगह तो मिलेगा। और यूपी वगैरह अन्य राज्यों की बात करो साउथ के कुछ को छोड़ के, तो एक हवाई अड्डा बहुत बड़ी बात होती थी। आज यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोटल मिला के 21 एयरपोर्ट की बात, 10 जिसमें चालू हो चुके हैं, बाकी चालू होने वाले हैं कुछ समय बाद। तो एयरपोर्ट भी सर्वाधिक, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे यूपी में, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे, और इसके बाद मेट्रो भी सबसे ज्यादा है। बिजली खपत के मामले में जो बिजली की मांग थी सबसे ज्यादा यूपी में 2024 में सबसे ज्यादा रही। बिजली की जो ट्रांसमिशन लाइन है, आगे के करंट में आएगा, बिछाने में पिछले साल 2024 में यूपी बहुत आगे था। यूपी 1400 कुछ सर्किट किलोमीटर यूपी ने बिछाया था, और दूसरे नंबर पर गुजरात था 900 कुछ, है ना, इतना अंतर है। बिजली की जो मांग है वो यूपी में देश में सर्वाधिक हो गई थी। बिजली की मांग आपको क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि इस राज्य में, क्योंकि सबसे ज्यादा मांग कहाँ होती है? जब आप कोई फैक्ट्री लगाते, वहां बिजली सबसे ज्यादा चाहिए होती है। तो इस राज्य में उत्पादन की गतिविधियां बहुत जोर शोर से बढ़ रही हैं, बिजली की मांग बढ़ रही है, सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति करने वाला भी राज्य यूपी है। तो ये सारी चीजों में लग रहा है कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त पैसा खर्च हो रहा है और काम भी हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला वर्ष 2018 से 2024 तक लगातार आकांक्षी जिला कार्यक्रम में, जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसकी रैंकिंग निकालते हैं नीति आयोग। अब तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी चालू हो गया है ना, तो इसी रैंकिंग में सोनभद्र जिला 112 जिलों में शीर्ष स्थान पर, शीर्ष 5 जिलों में रहा है हमेशा। ठीक है, 2018 से 2024 तक लगातार, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आकांक्षी जिले में वो जिले होते थे जिनके पास विकास सबसे कम पहुंचा हो, सबसे पिछड़े जिले थे, और टोटल इसमें 112 जिलों को शामिल किया गया।
आप लोगों को कमेंट में बताना यूपी के कितने जिले हैं आकांक्षी जिला। और एक स्टेप आगे जाओ तो आकांक्षी ब्लॉक, जिसमें 500 ब्लॉक को शामिल किया गया, यूपी के कितने ब्लॉक हैं। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 100 शहरों में विकास की गति लाने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत की। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी आकांक्षी शहर कार्यक्रम की, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जो जनेश्वर मिश्र पार्क है लखनऊ में, लखनऊ वाले जानते होंगे, यहाँ पर 55 फीट ऊंचे डायनासोर के मॉडल का निर्माण किया जाएगा। तो डायनासोर बहुत ही बच्चों में एक प्रकार से इसका क्रेज रहा है, डायनासोर तो नहीं रहे इसके मॉडल का, तो ये लखनऊ में लगाए। गौतम बुद्ध नगर के डीएम पहले ये रहे हैं सुभाष एलवाई। आप लोगों को पता हो कोरोना काल में क्या हुआ था, एक गौतम बुद्ध नगर में सीएम आए थे, मीटिंग हुई थी, उन्होंने कुछ जानकारी मांगी ये वो, तो जो वहाँ के डीएम थे नहीं दे पाए, सीएम ने हड़का दिया, हटाया, और फिर इनको लेके आए थे सुभाष एलवाई को। ये व्यक्ति दिव्यांग हैं। इसके बाद इनका आप लोगों को पता हो जो पैरालंपिक था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जो पिछली बार का पैरालंपिक है। बहुत अच्छे एक प्रकार से खिलाड़ी भी हैं, ठीक है, बैडमिंटन खेलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, थाईलैंड में ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, और ये जीतने के बाद देश के अधिकारी वर्ग में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले आईएएस ऑफिसर ये बन गए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक के शिमोगा में हुआ था, और यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी। आगे चलते हैं। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक एडीटीटी कहाँ बना है। मार्च 2024 में मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा अयोध्या में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार मुझे पता है इंदौर में खोला गया था, कोई ऐसे ही ड्राइविंग से संबंधित ही था, टेस्ट ट्रैक ही था, और वो पूछ लिया गया था किसी पेपर में पीसीएस के में, तो ये पूछ लेते हैं। तो ये कहाँ खोला गया है, अयोध्या में। यह ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ड्राइवर ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में खोला गया। तो ड्राइवर ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, अयोध्या में, यहाँ पर एक खोला गया। सुजुकी के बारे में एक करंट अफेयर्स ये है कि इसके जो संस्थापक थे सुजुकी के, इनकी अभी हाल ही में 2 दिन पहले डेथ हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा सा ट्विटर पे ट्वीट किया था इनके बारे में। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ पर किया है, गाजियाबाद के राजनगर में किया है। गाजियाबाद में राजनगर जगह है, एक राजनगर एक्सटेंशन जगह है, तो इसी राजनगर में इन्होंने क्या किया है, यूपी के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। 3 कौन कौन से, एक ग्रीन पार्क है कानपुर में, लखनऊ में कौन सा है, इकाना, वाराणसी में बन रहा है, और चौथा बनेगा आपका कहाँ, गाजियाबाद। आईआईटी कानपुर ने देश का पहला हेडरॉन थेरेपी केंद्र शुरू किया। हेडरॉन थेरेपी किसके लिए होती है, कैंसर के उपचार के लिए। देखो 2 चीजें ये ध्यान रखो, आईआईटी बीएचयू ये बहुत सारा काम कर रही है ना, खास तौर से जो चिकित्सा जांच वगैरह है इस सब पे, और आईआईटी उपकरणों पे काम कर रही है, कुछ उपकरण नई मशीनें, ये सारी चीजें। तो आईआईटी बीएचयू आईआईटी कानपुर ही यूपी में अगर कोई इस क्षेत्र में कोई नया रिसर्च होता है तो यही दोनों रहते हैं कोई ना कोई। कैंसर के उपचार हेतु यह भारत का पहला हेड ऑन थेरेपी केंद्र है, विश्व का 7वां केंद्र। अगला आईआईटी कानपुर ने फिर से काम किया, S2 हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा, भारत की पहली। आपने देखा होगा हाइपर वेलोसिटी प्राप्त करनी है तो छोटी सी टनल होती है, 100 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर, ये 24 मीटर लंबी है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसका प्रोटोटाइप बना के यहाँ टेस्ट करते हैं। अगर यहाँ पर ये हाइपर वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है तो यही सेम मॉडल आपका काम हो आता है बड़ी चीज़ें बनाने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर लूप वगैरह के लिए उसने बनाई थी, एलन मस्क ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बहुत सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज बनाई थी। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा स्थापना और परीक्षण किया गया। इसका उपनाम क्या है, जिगर ठंडा। आईआईटी वाले ऐसे ही नाम रखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। बाद में क्या किया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलट दिया, इस निर्णय को फिर से संवैधानिक घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा बोला था कि जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है वहां पर क्या है, आपकी धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है। तो एक प्रकार से बच्चों के लिए जो समानता का अधिकार है वो आप छीन रहे हो, ठीक है। उनको समान शिक्षा नहीं मिल रही, व्यवसायिक शिक्षा नहीं मिल रही, टेक्निकल नहीं मिल रही।
तो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में लाया गया, जिसका प्रबंधन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे, जिसमें से 16,500 के लगभग इस मदरसा बोर्ड अधिनियम के द्वारा क्या है, मान्यता मिली हुई है। बाद में फिर से पलट दिया गया, तो फिर से सेम पढ़ाई वगैरह अब वहां पर फिर से जारी है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मीन्स यूपी में इतनी सारी जनसंख्या है, तो इन सब चीज़ों में तो पहले पर रहेगा ही। किसान सम्मान निधि में पहले पर रहेगा, आयुष्मान कार्ड भी जारी कर दिया। दूसरे नंबर पर उसमें था जो आपकी स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि, पीएम स्वनिधि मिलती है। ठीक है। एमपी पहले पर है अभी, लेकिन धीमे धीमे इसमें भी पहले पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें। आयुष्मान, एक दो स्कीम्स हैं आपकी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें भी एक में पहले पर है, दूसरे में दूसरे पर है। तो इस तरीके से यूपी यहाँ पर पहले पर रहता है। आयुष्मान भारत योजना वर्ष 2018 में लॉन्च की गई थी। इस योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रति परिवार है। पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर एक वर्ष में प्रोवाइड कराया जाता है। अभी ये वृद्धों के लिए एक योजना लॉन्च की है मोदी जी ने, जो भी 70 वर्ष या उसके ऊपर हैं उनके लिए आयुष्मान योजना लॉन्च की है। उसमें क्या है, प्रति जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होगा 70 साल से ऊपर, उसके लिए अलग से है। तो उसमें एक व्यक्ति को ही कवर किया, जितने बुजुर्ग होंगे सबके लिए अलग अलग 5 लाख का बीमा है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उस योजना का नाम बताना है। हाल ही में एसबीआई की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि महामारी के बाद उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र भारत के विकास में अग्रणी राज्य हैं। तो भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा, 2047 लक्ष्य रखा गया। इसके लिए क्या किया कि एसबीआई ने एक बनाया कि टोटल जो देश का जीडीपी वृद्धि के लिए टोटल बिंदु इन्होंने 235 डिसाइड किए। इसमें से इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र ने 56 पॉइंट इसमें से अर्जित किए और यूपी ने 40 पॉइंट। तो महाराष्ट्र पता ही है देश की जीडीपी में पहले नंबर पर है और यूपी दूसरे पर है। मसान होली कहाँ खेली जाती है, वाराणसी में। हाल ही में वाराणसी में 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम मसान होली मनाया गया। इस कार्यक्रम में क्या करते हैं, भक्त एक दूसरे पर अंतिम संस्कार की अग्नि की राख और गुलाबी पाउडर डालते हैं। इंपॉर्टेंट है। मणिकर्णिका घाट वगैरह आपने देखा होगा, वहां पर जलते रहते हैं लोग, मृत व्यक्ति। तो उन्हीं की जो अंतिम संस्कार की जो अग्नि की राख है, उससे होली खेली जाती है। इस आयोजन को क्या बोला जाता है, मृत्यु का जश्न मनाने के तौर पर देखा जाता है कि मृत्यु है, मुक्ति मिल गई। मृत्यु मतलब मुक्ति। यह रस्म होलिका प्रहलाद की पौराणिक कथा पर आधारित है। इस रस्म के द्वारा व्यक्ति शरीर, मन तथा आत्मा की अशुद्धियों को साफ करते हैं। यह है मसान होली। कहाँ मनाई जाती है, वाराणसी। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये जूनियर असिस्टेंट बैच के बारे में जानकारी है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बैच की ये फीस है और ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। और ये आपका फॉरेस्ट गार्ड बैच के बारे में जानकारी। जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जिसे लग रहा है कि हाँ उसके काम की चीज़ें बताई जा रही हैं, उसे फ़ायदा हो रहा है, वो अपने आसपास के लोगों, फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करते रहें। करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए कोई भी एग्जाम दो, आपको सबको बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो करंट कराए जा रहे हैं वो आपके A to Z कंप्लीटली कराए जा रहे हैं कि इसके बाद किसी और सोर्स की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।